हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए बी क्लासेस। सब्जेक्ट है फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। पहली यूनिट है जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे इंडक्टर्स के बारे में। इंडक्टर्स का क्या फंक्शन होता है, कैसे काम करता है, क्यू फैक्टर क्या होते हैं, इसकी कौन सी विशेषताएं होती हैं और कौन सी एप्लीकेशन होती हैं। कंप्लीट लेक्चर है, पूरा जरूर देखें जिससे आप लोग इसके बारे में समझ सकें और किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इंडक्टर्स पर तो आपसे बन सके। तो चलते इसकी शुरुआत करते हैं। तो हर बार की तरह कुछ ना कुछ तो हम चर्चा करेंगे, इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे जो भी लिखा हुआ है। और जो लिखा हुआ है वो आपको एग्जाम में लिखना है। तो कंडक्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यहां पर कुछ बने हुए आप देख सकते हो, बहुत सारे बने हुए हैं। इन सबको क्या बोलते हैं हम? कंडक्टर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। तो हमें क्लियर दिख रहा है कंडक्टर एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट है, छोटी सी डिवाइस है जो आपको दिख रही है, क्लियर दिख रहा है। एक कंपोनेंट किसका कंपोनेंट है? कहां पर लगा रहता है? तो सर्किट के अंदर लगे रहते हैं। कहां पर लगे रहते हैं? सर्किट के अंदर। सर्किट के अंदर लगे रहते हैं, दिखे होंगे। तो पहली बात क्या पता चली, इंडक्टर्स क्या है? एक कंपोनेंट है जो सर्किट के अंदर लगा रहता है। अब वहां पर इसका क्या फंक्शन होता है? इस कंडक्टर का वहां पर क्या फंक्शन होता है सर्किट के अंदर? क्यों लगाते हैं इसको? इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो करंट फ्लो होता है, यदि करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है यदि उसमें परिवर्तन होता है, करंट फ्लो हो रहा है यदि उसमें परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन का ये विरोध करता है। उस परिवर्तन का ये विरोध करता है। एग्जाम्पल मान लिया मैंने कि किसी तार में या किसी सर्किट में 5 एम्पियर का क्या करंट फ्लो हो रहा है। अचानक से लाइट फ्लक्चुएट हुई, कम ज्यादा हुई। हमने मान लिया वहां से अचानक से कम हो गई, मान लो 3 एम्पियर हो गई, या 2 एम्पियर हो गई, या 1 एम्पियर हो गई। तो ये क्या करता है, जो यहां कंपोनेंट बने हुए हैं कंडक्टर, ये इसका विरोध करेगा कि इतने एम्पियर जब फ्लो हो रहा था करंट किसी वायर के अंदर, तार के अंदर या सर्किट के अंदर, तो इतना अचानक से कैसे हो रहा है। तो फिर ये करता क्या विरोध करके? किस टाइप का विरोध करता है? ये तो है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी हमने पढ़ा था, वो विरोध करता, वो रोकता है, लेकिन ये रोकता नहीं है। ये किस टाइप का विरोध करता है, यही समझना। तो ये इस टाइप का विरोध करता है कि मान लेते हैं एक सर्किट में 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, वो 5 एम्पियर से एकदम से कम हो जाता है, अचानक से मान लो कम हो जाता, तो ये क्या करेगा? तो ये क्या करेगा, ये जो कम करंट हुआ इसको फिर से इधर से इतना ही कर देगा। जिसका मतलब मान लिया अचानक से 5 एम्पियर से 3 एम्पियर हो गया, तो ये 2 एम्पियर बढ़ाकर 5 एम्पियर ही कंटिन्यू फ्लो होने देगा। कंटिन्यू फ्लो होने देगा मतलब जो करंट डाउन हुआ है उसमें जो परिवर्तन हुआ कह सकते वह कंटिन्यू मेंटेन करके रख देगा। मेंटेन करके रख देगा। यह एक इंडक्टर्स है। अब ये इंडक्टर मेंटेन कैसे रखता कि 5 एम्पियर फ्लो हो रहा था, अचानक से परिवर्तन हो गया, 3 एम्पियर हो गया, और 3 एम्पियर से फिर से इसने 5 एम्पियर कर दिया। तो ये क्या करता है कि जो खुद के अंदर करंट स्टोर करके रखता है, खुद के अंदर करंट स्टोर करके रखता है, उसको ये अपने में से इसको दे देता है, मतलब बढ़ा देता है। जितने की कमी होती है उतना बढ़ा देता है, जितना परिवर्तन होता है उतना ही उसको सप्लाई करने लगता है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, क्या ये लगातार सप्लाई कर पाता है? तो ये लगातार सप्लाई नहीं कर पाता। ये जितना स्टोर करके रखता है, जितना इसके पास स्टोरेज क्षमता होती है, जितना है उतना ही ये इसको मेंटेन कर पाता है। क्या समझ में आया? उतना ही, क्योंकि अचानक से अगर वोल्टेज डाउन हुआ तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं या जो भी हमारे पास इक्विपमेंट हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, उनमें अचानक से परिवर्तन के कारण अगर वो खराब नहीं हो, कोई लोड कम ना हो, फूके नहीं, तो ये कुछ देर के लिए ये उतना मेंटेन कर देता है जितना है स्टोरेज करके रखता है। तो आप क्वेश्चन फिर से दिमाग में आता है, ये स्टोरेज कैसे करता होगा, कहां से? तो जब ये परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, फैराडे के लॉ सुने होंगे, उसके कारण वहां पर ये करंट इंड्यूस करता है, उसके अंदर स्टोरेज होता रहता है परिवर्तन के कारण। अब उसको अभी नेक्स्ट पेज में हम लोग कंसेप्ट समझेंगे कि कैसे करंट इंड्यूस होता है, इसके अंदर कैसे स्टोरेज होता है। लेकिन थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने ये बता दिया क्लियर कि एक कंपोनेंट है जो कि जो करंट में परिवर्तन होता है अचानक से, उसका ये विरोध करता है। और विरोध कुछ इस टाइप का करता है कि जिस जो करंट में परिवर्तन होता है उसकी ये पूर्ति करके
उसका विरोध करता है, कहते हैं उसकी पूर्ति करता है। और ये पूर्ति कितनी देर के लिए करता है? जितना ये करंट को स्टोर करके रखता है। ये मैंने इसकी कंसेप्ट से क्लियर बता दिया। अब चलते थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, समझ में आ जाए। क्या लिखा? प्रेरक मतलब इंडक्टर एक दो टर्मिनल वाला घटक होता है। घटक मतलब होता कंपोनेंट। दो टर्मिनल का मतलब जानते? टर्मिनल मतलब एक टर्मिनल जे हो गया, एक टर्मिनल जे हो गया, इसे दो टर्मिनल वाला एक कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, कैसे लिखना है ये मैं क्लियर बता रहा हूं। तो अस्थायी रूप से ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संग्रहित कर। अस्थायी रूप से मतलब अस्थायी का मतलब होता है परमानेंट ऊर्जा को स्टोर नहीं करता। अस्थायी का मतलब इससे ले ली जाती है, परमानेंट नहीं रख पाता है। क्यों? क्योंकि कभी भी लाइट कम ज़्यादा होगी तो ये उसको सप्लाई कर देता है। तो ये अस्थायी रूप बोला जाता है। कुछ और जी किसके रूप में? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में उसमें स्टोर करता है। इसे आमतौर पर कुंडली कहा जाता है। कुंडली क्यों कहा जाता है? ये वायर बाउंडिंग दिख रहा है, ऐसे बाउंड हर जगह दिख रहा है, वायर को बाउंड किया गया। ये बाउंड का मतलब ऐसे ऐसे गोले गोले बनाए गए, कुंडली बोला जाता है। एक इंडक्टर का मुख्य गुण यह होता है कि यह विद्युत धारा में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। विद्युत धारा में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, जैसा मैंने बताया। एक इंडक्टर को परिपथ का निष्क्रिय तत्व भी माना जाता है। निष्क्रिय मतलब क्या होता है? एक एक्टिव कंपोनेंट होते, एक पैसिव कंपोनेंट होते। तो जो निष्क्रिय तत्व है इसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव एलिमेंट बोलते, पैसिव कंपोनेंट बोलते। पैसिव का मतलब है एक एनर्जी सप्लाई नहीं करता लगातार। याद रखें, जैसे जो बल्ब होते हैं ये भी हमारे पैसिव कंपोनेंट, जल रहे हैं, हमें पता है इसके अंदर करंट आ रहा है, लेकिन ये कहीं और से आ रहा है, किसी बैटरी से, किसी सोर्स से, ट्रांसफार्मर से, कहीं दूसरी जगह से आ रहा है। तो जहाँ से बनता है, जहाँ से सप्लाई होता है, इस बैटरी के अंदर करंट बनेगा और सप्लाई होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। इनको सबको बल्ब वगैरह होते हैं, और जो हमारा इंडक्टर्स है इन सबको क्या बोलेंगे? हम पैसिव कंपोनेंट बोलेंगे, क्योंकि ये परमानेंट एनर्जी नहीं बनाते हैं, ना ही सप्लाई करते हैं। क्योंकि यह ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र के रूप में स्टोर कर सकता है और उस ऊर्जा को परिपथ तक पहुंचा सकता है। परिपथ तक पहुंचा सकता है, जैसे मैंने बताया, डाउन होगा तो उसको ये सप्लाई कर देगा, लेकिन निरंतर नहीं रखता। लेकिन ये लगातार नहीं रखता है, क्योंकि इतना स्टोरेज नहीं होता। एक इंडक्टर की ऊर्जा अवशोषित और वितरित करने की क्षमता सीमित होती, जैसे मैंने कहा सीमित होती, एक लिमिट होती। तो उम्मीद है ये डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी, और जो कंसेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की वो भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो, अब इसके देख सकते हैं डायग्राम बनाने की कोशिश की, मैंने समझाया है। किसके बारे में समझा रहा है? अभी हम ये समझा रहा है कि आखिर ये करंट को स्टोर करता है तो कैसे स्टोर कर लेता है, कहाँ से आता है इसके पास, तो उसी को समझ रहा है। हम क्या कह रहा है? फैराडे की द्वितीय चुंबकीय प्रेरणा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है, कि नियम के अनुसार जब इंडक्टर में धारा प्रवाह में परिवर्तन होता है तो समय परिवर्तन नहीं, चुंबकीय क्षेत्र चालक में वोल्टेज को प्रेरित करता, मतलब वोल्टेज को इंड्यूस करता है। कब? जब परिवर्तन होता धारा में, मतलब कम ज्यादा होता, जो मैंने अभी बताया था उस टाइम। जब इंडक्टर में धारा प्रवाह में परिवर्तन होता तो समय परिवर्तन ये चुंबकीय क्षेत्र चालक में वोल्टेज को प्रेरित करता, उस टाइम क्या वोल्टेज को वो इंड्यूस करता है ना। उसके कारण इसमें क्या होता है? करंट जनरेट होता है और वोल्टेज के रूप में वो स्टोर होता है। अब लेंज के नियम अनुसार क्या कहते हैं? लेंज के नियम अनुसार प्रेरक विद्युत वाहक बल की दिशा विद्युत धारा में परिवर्तन का विरोध करती है। सीधा मतलब है जो फ्लो हो रहा है यदि उसमें परिवर्तन होता है या विरोध करना कहते हैं, विरोध करती है, जिस कारण से यह क्या होता है? जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड हुआ है क्या होती है? उत्पन्न होती है। इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल जो रहता है की दिशा कुंडली के समानांतर लगाए गए वोल्टेज की दिशा के विपरीत होती है। जिनकी दिशा कैसी रहती है? एक दूसरे के विपरीत रहती है। यह प्रेरक का गुण होता है कि एक प्रेरक डीसी संकेत में मौजूद किसी भी एसी घटक के प्रवाह को अवरुद्ध करता है, मतलब उसको रोकता है, रोकने की कोशिश करता है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उसका वोल्टेज उत्पन्न होता है और वो वहाँ पर स्टोर होता है। तो ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में, हिंदी जिसमें भी आप पढ़ना चाहें उसमें एक बार पढ़ सकते हैं अच्छे से कि कैसे इसमें करंट इंड्यूस होता है। अब इसके यूनिट वगैरह होती है, सिंबल होते हैं, तो कुछ इस तरह के सिंबल होते हैं। एयर कोर इंडक्टर्स हो गया, आयरन कोर इंडक्टर्स हो गया, फेराइट कोर इंडक्टर्स हो गया, वेरिएबल कोर इंडक्टर्स हो गया। तो ये सिंबल हैं जिनकी इन सिंबल से इसको डिनोटेड किया जाता है। कोई पूछता है इसकी यूनिट क्या है, तो जो हमारे इंडक्टर्स की जो इकाई होती है वो हेनरी होती है। यहाँ पर लिखा है हेनरी होती है। वास्तविक व्यवहार में हेनरी एक बहुत बड़ी इकाई होती है, लेकिन मिली हेनरी हो गई, माइक्रो हेनरी हो गई, बहुत छोटी इकाइयों के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 mH इक्वल टू 1 × 10⁻³ यहाँ पर -3 लिखेंगे, इसको कट कर सकते हैं हम। हेनरी हो गया 1, ये क्या हो गया माइक्रोन, और ये क्या हो गया यहाँ पर यू। यहाँ पर देखें, आप इधर देखें थोड़ा सा,
यहाँ पर मैंने बताया था स्मॉल यूनिट, क्या लिखा था मैंने, माइक्रो हेनरी, क्या लिखा माइक्रो, और मिली हेनरी, तो मिली हेनरी मीन्स हो गया एम हो गया, यहाँ पर माइक्रो हेनरी मीन्स म्यू हो गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन है और इसको हम काट देंगे तो -6 ऐसा लिख देंगे। तो इस सिंबल और मैंने कुछ मतलब बता दिया आपको, यूनिट भी बता दी, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात के फैक्टर अफेक्ट, ये जो इंडक्टर्स है कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला टर्न की संख्या, क्योंकि हम जानते हैं स्टार्टिंग में बता दें नंबर ऑफ टर्न होते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न की संख्या इसको अफेक्ट करेगी। और जो कोर मटेरियल है, जिस मटेरियल का उपयोग कर रहा है वो भी इसमें अफेक्ट कर सकता है। लेंथ ऑफ द वाइंडिंग को कर सकता है और डायमेंशन ऑफ द कॉइल फॉर्मल। तो जो फैक्टर्स हैं इनको लिख के जरूर रखें, इनको याद कर लें, क्योंकि जब हमें 6 नंबर का या 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह हमें इनको समझाना पड़ता है। अब क्यू फैक्टर ऑफ इंडक्टर्स, इंडक्टर्स का क्यू फैक्टर क्या होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको भी थोड़ा हमें समझना है, इसको लिखना है। तो इसको एक रेशो के रूप में डिफाइन किया गया, तो यहाँ पर लिखा भी है ऊर्जा के अपव्यय की तुलना में प्रेरक के अंदर ऊर्जा को भंडारण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, प्रेरक के जो भी क्यू फैक्टर कहते हैं, है ना। इसे आंकड़ों की योग्यता के रूप में जाना जाता है। क्यू फैक्टर को हम निम्नलिखित तरीके से डिफाइन करते हैं कि एनर्जी स्टोरेज बताए, एनर्जी डिसिपेटेड, है ना। इसको इस तरह है कि ऊर्जा का संग्रह हो रहा है, स्टोर हो रही है, बटे ऊर्जा का उत्सर्जन, कितनी ऊर्जा ये आगे दे रहा है, उसके आधार पर क्यू फैक्टर को यहाँ पर डिफाइन किया गया। सिंपल लिखा है, एबिलिटी ऑफ इंडक्टर टू स्टोर एनर्जी एज कंपेयर टू सप्लाई कर रहा है उसकी कंपेयर में। तो यहाँ पर क्लियर लिखा है बहुत सिंपल से कि जो हमारा इंडक्टर है उसकी क्षमता है कि वो कितनी स्टोर कर रहा है, वो कितनी सप्लाई कर रहा है। तो इसके अंदर कितनी सप्लाई मतलब जो परिवर्तन करने पर जब वो देता है उत्सर्जन करना, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कह रहा है, उच्च क्यू किसे बोलते हैं या लो क्यू के। उच्च क्यू कारक का जो अर्थ होता है कि किसी का हाई फैक्टर है, क्यू फैक्टर हाई है, इसका मतलब क्या होता है। कोई बोलता है इसका क्यू फैक्टर हाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊर्जा संग्रहण की तुलना में, मतलब ऊर्जा जो स्टोर हो रही है उसकी तुलना में कम ऊर्जा उत्सर्जन करता है, मतलब कम ऊर्जा देता है, मतलब सप्लाई करता है। जबकि निम्न क्यू, अगर कोई बोलता है क्यू फैक्टर इसका कम है, क्यू फैक्टर कम, उसका मतलब क्या होगा, क्यू फैक्टर कम का अर्थ होता है कि ऊर्जा का जो स्टोरेज हो रहा है उसकी तुलना में अधिक ऊर्जा का अपव्यय हो रहा, मतलब अधिक ऊर्जा हमारी डिसिपेट हो रही, निकल रही है। तो एक क्यू फैक्टर का मतलब होता है हाई है, मतलब ज़्यादा क्यू फैक्टर है या कम क्यू फैक्टर है, ये उसके मतलब होते हैं। उसको डिफाइन कैसे किया जाता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं। अब कुंडलियों की के लिए जो क्यू कारक का मान होता है 5 से 100 के बीच हो सकता है। और यह भी ध्यान देने कि किसी भी कुंडली की डीसी प्रतिरोध का मान जितना कम होगा, क्यू कारक का मान उतना ही अधिक होता है। ट्यूनिंग सर्किट में जो होता है उच्च क्यू कुंडलियों को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यह परिपथ को अधिक चयनात्मक और संवेदनशील बनाता है, मतलब इसको ज़्यादा चॉइस इसकी और इससे सेंसिटिव बनाता है, इसका मतलब होता है। अब इसकी एप्लीकेशन होती है कहाँ पर इसके यूज किया जाता है, तो इसका उपयोग परिपथ में जो भी सर्किट होता है उसमें अल्टरनेट जो करंट सप्लाई होता है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। हम कह सकते हैं इसका फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट में भी यूज किया जाता है, डीसी करंट जहाँ पर सप्लाई होता है वहाँ पर भी यूज किया जाता है। इसका उपयोग फिल्टर परिपथ में रिपल वोल्टेज या रिपल फैक्टर को कम करने के लिए भी किया जाता है। आवृत्ति का चयन करने के लिए, मतलब जो फ्रीक्वेंसी के लिए, इसका उपयोग रेडियो ट्रांसमीटर रिसीवर की ट्यूनिंग परिपथ में जो है ना फ्रीक्वेंसी आती है ना, जैसे हमारा FM होता है उस तरह के इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत रिले, बिजली की मोटर और ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जिनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। सिंपल स्टार्टिंग मैंने समझा दिया, उसके हिसाब से आप इनको बड़े आसानी से पढ़ के एक ही बार में समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा इंडक्टर है इसका कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है, कहाँ पर इसको लगाया जाता है, इसका मतलब होता है उपयोग और एप्लीकेशन। तो इसको भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में, कंप्लीट लेक्चर है। ध्यान से एक बार अच्छे से रिविजन कर लें और एक बार वीडियो देख लें तो आपका लेक्चर तैयार हो जाएगा इंडक्टर पर। थैंक यू।